नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवमाला क्लासेज में। दोस्तों, मुझे आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी परीक्षा की तैयारी को आप खूब तन्मय से, खूब तन्मयता से, खूब लीन होकर के पढ़ाई में आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम समाज की वीडियो लेकर के आए हुए हैं और यह समाज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए। समाज ऐसा टॉपिक है जहां से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं समाज किसे कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ चुका है संधि के बारे में। तो संधि जो होता है, जो संधि थी वो दो वर्णों का मेल थी। संधि क्या थे? संधि दो वर्णों का मेल था। लेकिन समास जो होता है दो शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, तो वहां पे समास हो जाता है। सबसे पहले हम समास के बारे में समझते हैं। तो ये देखिए समास है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। मतलब यहाँ संक्षेप का अर्थ दोस्तों है कि जैसे दो या दो से अधिक शब्दों को एक छोटे शब्दों के द्वारा प्रदर्शित कर देना संक्षेपीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम देव नारायण है। मान लीजिए मेरा नाम क्या है? देव नारायण है। तो मुझे कुछ लोग डीएन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डीएन कह देते हैं। डीएन कह दिए तो डीएन का अर्थ भी होता है देव नारायण। तो आपको क्या लग रहा है कि देव नारायण शब्द जो है छोटा है कि डीएन शब्द छोटा है? तो डीएन शब्द आपका छोटा है। डीएन कह दिए, हो गया देव नारायण। तो कह सकते हैं जब किसी दो या दो से अधिक शब्दों को एक संक्षिप्त रूप में बता देने को ही समास कहते हैं। ठीक है। समास का अर्थ ही होता है क्या? संक्षेप, संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण। तो समास की परिभाषा बनती है कि दो या दो से अधिक जब शब्द मिलकर एक नया शब्द बन जाते हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बन जाते हैं, उनका आकार छोटा हो जाता है। आकार छोटा हो जाता है लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। और समास में आए हुए जो पद होते हैं उसमें जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। क्या होता है? उत्तर पद कहते हैं। दोस्तों समास देखिए, पहले जानिए समास बना हुआ दो शब्दों से सम धन अस। सम उपसर्ग है, अस धातु है। अस धातु का अर्थ होता है फेंकना होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो सम उपसर्ग है, अस धातु है। अस अस धातु का अर्थ होता है फेंकना होता है। अब आप देखेंगे कि समास में क्या क्या चीज होते हैं। तो समस्त पद होता है जिसे समासिक पद भी कहते हैं। विग्रह होता है जिसे हम समास विग्रह कहते हैं। समास में जो आने वाले जो शब्द होते हैं दो, वो पहला शब्द या पहला पद पूर्व पद होता है, दूसरा पद क्या होता है? उत्तर पद होता है। पहला पद पूर्व पद होता है, दूसरा पद उत्तर पद होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूं। कहा जाए राजा का पुरुष, इसका अर्थ क्या होता है? राजपुरुष। दोस्तों देखिए, समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं। ये देखिए पूर्व पद है, राजा ये पूर्व पद है। पूर्व पद जिसी को पहला पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पहला पद कहते हैं। और ये देखिए दूसरा पद है।
ये क्या है? दूसरा पद, जिसे क्या कहा जाता है? इसी को उत्तर पद भी कहते हैं, दूसरा पद या उत्तर पद। तो समास में आए हुए जो दो पद होते हैं, उसमें पहला पद पूर्व पद, जिसे पहला पद कहते हैं। दूसरा पद जो होता है उसी को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। और जब ये दोनों पद मिलकर एक हो जाते हैं तो ये जो शब्द बनता है, नया शब्द है, इसे कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। समस्त पद या सामासिक पद। तो जैसे राजा का पुरुष, आप देख रहे हैं एक बड़ा सा शब्द है, तीन शब्द हैं, राजा का पुरुष, तीन शब्द हैं, और ये तीनों शब्द मिल करके एक हो जा रहे हैं, बन गया क्या? राजपुरुष। आप देख रहे हैं इसमें जो विभक्ति पद है, जो सूत्र है, विभक्ति चिन्ह का है, इसका लोप कर दिया जा रहा है, हट जा रहा है। ये दोनों मिल करके राजपुरुष बन जा रहे हैं। ये दोनों पद मिलकर एक छोटा पद मिल गया, बन गया। लेकिन दोस्तों, दो पद मिल करके एक नया पद बना देते हैं, जिसे समस्त पद समासिक पद कहते हैं, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आकार छोटा जाता है। देख रहे इतना बड़ा आकार है, अब समास होने के बाद इतना बड़ा हो गया, मतलब आकार छोटा हो गया, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसे हम समास कहते हैं। समास में आए हुए जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद का होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। और दोनों पद मिल करके जो तीसरा पद बना देते हैं उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। अब दोस्तों, एक हम एग्जाम्पल देते हैं। समास का अर्थ संक्षेपीकरण होता है, लेकिन हमारा काम है हम हर जगह संक्षेपीकरण कर देते हैं। दोस्त बनाने में, एक दिन के मुलाकात में हम दोस्त बना लेते हैं। नंबर लेने का आदान प्रदान हुआ, नंबर ले लिए, बातें करना शुरू कर दिए, और कुछ ही दिन बात हुई, तब तक हम कह दिए फीमेल दोस्त बोलती है शादी करनी है कि केवल बातें करनी है? शादी करनी हो तो बात करिए, नहीं तो बात मत करिए। और आप शादी कर लिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बिना जाने पहचाने अच्छे से शादी कर लिए, कम ही टाइम में मुलाकात हुई, बस थोड़े ही दिनों में शादी कर लिए। बाद में क्या होता है कि वह रिश्ता जो है खराब हो जाता है, दोनों में बनती नहीं है। तो समास हर जगह जरूरी नहीं है, समास हर जगह सही नहीं है। हमारे कहने का मतलब क्या है? संक्षेपीकरण हर जगह नहीं करना हो चाहिए। दोस्त बनाना हो, अच्छे लोगों के साथ रहना हो, तो पहले उनको अच्छे से पहचान लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे गांव के हम लोग हैं, तो गांव का एग्जाम्पल देना अच्छा समझते हैं। आप देखते हैं गांव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए गांव है, यहाँ पे क्या दोस्तों, गांव, और आप देखते हैं गांव के किनारे से, जिसको गांव में चक्रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चक्रोड। मान लीजिए यही चक्रोड गया हुआ गांव में, आपको एक गांव के एग्जाम्पल से आपको जोड़ना चाहता हूं, ताकि विषय वस्तु आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये रोड है दोस्तों, ये क्या है? रोड है। और ये खेत है, ठीक? ये रोड है, ये गांव है, ठीक? मान लीजिए ये गांव है और ये खेत है, ये रोड है। आप देखिए इधर से आप जाने आने का रास्ता है, बीच में खेत है। मान लीजिए कि गेहूं फसल लगाए हो, मान लीजिए इसमें गेहूं बो दिया जाए।
गेहूं बो दिया गया है, जब तक गेहूं की बुआई हुई है, फसल इसमें है, तब तक आप रास्ते पकड़ के जा रहे हैं। किधर से जा रहे हैं? रास्ते पकड़ के जा रहे हैं। लेकिन जैसे ये खेत खाली हो जाएगा, गेहूं कट जाता है, तो हम क्या करते हैं, ये खेत खाली हो गया, गेहूं कट गया, तो हम क्या करते हैं, सीधे से रास्ता बना लेते हैं। अक्सर ऐसे आप देखते होंगे, हर गांव की कहानी है कि फिर हम इधर से आना जाना बंद कर देते हैं कुछ दिनों तक। जब तक खेत खाली रहता है तब तक आना जाना बंद कर देते हैं और हम इधर से रास्ता बना लेते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये मार्ग जो है लंबा था, लेकिन ये यहाँ से यहीं सीधे बना लिए तो मार्ग क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ पे रास्ते का संक्षेपीकरण हुआ है। हमको पहुंचना था जहां, वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन मार्ग आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। और अक्सर कुछ लोग अगर इधर जाना चाहते हैं, सोच रहे हैं फलाना घर हम नहीं जाएंगे, यहाँ फलाना घर पड़ रहा है, सोच रहे हैं हम अपने रास्ते जाएंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से ना जाकर कहीं सीधे रास्ता बना देंगे। ठीक है, गांव में जानते ही हैं, पता चले कि हाँ फलाना का घर है यहाँ पे, ये क्या किया, नहीं ये रास्ता को बंद कर दिया, बांस गाड़ के बांध दिया, तो फिर आप वही रास्ते घूम के जाने लगेंगे। मतलब यहाँ समझाने का मतलब ये था कि रोड आपका, तो रोड का जो लंबाई है तो छोटा हो गया, लेकिन जहां पहुंचना है वहां पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, पहुंचने में कोई कमी नहीं हो रही है, हम पहुंच जा रहे हैं, लेकिन आकार उसका छोटा हो जा रहा है। तो दोस्तों यही बात हम आपको समझाएं यहाँ पे कि दोनों पद मिलकर के आकार तो छोटा कर दे रहे हैं, लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। और पूर्व पद को पहला पद या पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, और जो तीसरा पद बन जाता है, कह सकते हैं नया पद बन जाता है, उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। दोस्तों यदि आपसे कोई पूछे कि समस्त पद किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, पूर्व पद उत्तर पद मिलकर के जो एक नया पद बनाते हैं, उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए पूर्व पद किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे समस्त पद में आए हुए पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब विग्रह पद किसे कहेंगे दोस्तों, ये विग्रह पद या कह सकते हैं समास विग्रह किसे कहेंगे, समास विग्रह। दोस्तों विग्रह का अर्थ होता है दो शब्दों को अलग अलग करना, दो शब्दों को अलग अलग करना, या दो शब्दों को टुकड़े टुकड़े करना, या कह सकते हैं समस्त पद के पूर्व काल का रूप। आप देखिए, मान लीजिए समस्त पद, ये विग्रह पद है ये समस्त पद है, तो कहा जाए कि पहले ये बना, पहले ये बना। पहले आपके पद थे पूर्व पद उत्तर पद, ये दोनों पद मिलकर के जब नया पद बन गया तो उसे समस्त पद या समासिक पद कहा गया। जब कहा जाए विग्रह पद किसे कहते हैं, तो कहेंगे समस्त पद के, समस्त पद के पूर्व काल का रूप जो है क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, समास विग्रह। राजा का, राजपुरुष का समास विग्रह क्या होता है, राजा का पुरुष। समास विग्रह क्या होगा दोस्तों, राजपुरुष का समास विग्रह होगा, राजा का पुरुष होगा, या कह सकते हैं समस्त पद के पूर्व काल का रूप समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद में आया हुआ पहला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, दोनों पद मिलते समस्त पद बन जाते हैं, और समस्त पद को टुकड़े टुकड़े करना समास विग्रह कहलाते हैं। दोस्तों नहीं कहते हैं कुछ नेताओं को लोग, कुछ लोग इतने अनपढ़ गंवार होते हैं और नेता बन जाते हैं, बहुत गरीब होते हैं नेता बन जाते हैं, तो उनके दोस्त यार कभी कभी उसको कह देते हैं, जाना तो नहीं चौराहे पे चप्पल सीते थे, वो उसके पूर्व काल का रूप हो गया। मान लीजिए कोई चप्पल सीने वाला
चौराहे पे चूहे के दवा बेचने वाला यदि विधायक मंत्री बन जाए तो उसके दोस्त यार कहेंगे झगड़े में कभी या ऐसे बोल दें कि हमको पता पहले चौराहे पे क्या बेचते थे। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, उसके पूर्व काल का रूप क्या, मंत्री जी पहले क्या थे, उनका पूर्व काल का रूप है, मतलब विग्रह पद है। जब वो मंत्री बन गए तो समस्त पद हो गया। ये हो गया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे समास के प्रकार। तो दोस्तों समास 6 प्रकार के होते हैं। समास मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, लेकिन 2 प्रकार और हैं और मिलकर के 6 प्रकार हो जाते हैं। देखिए समास का पहला प्रकार अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास, फिर बहुव्रीहि समास। दोस्तों यहाँ देख लीजिए बहुव्रीहि कैसे लिखा हुआ है। कभी कभी वर्तनी में पूछ लेता है बहुव्रीहि शुद्ध क्या है, तो बहुव्रीहि यहाँ पे बा होता है, यहाँ पे वाह होता है, यहाँ बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा ध्यान देना है। ये बहुव्रीहि वर्तनी भी पूछी जाए, कई बार पूछी गई है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में, थोड़ा कंसेप्ट हम देखते हैं। अव्ययीभाव समास का अर्थ होता है, जिसको अवयवी भाव समास कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अव्ययीभाव समास में जो पूर्व पद होता है प्रधान होता है, या कह सकते हैं इसमें पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा मिल करके दोनों अव्यय हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको अव्ययीभाव समास कहा जाता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद इसमें प्रधान नहीं होता है। और इसमें एक ट्रिक है दोस्तों कि अव्ययीभाव समास में ज्यादातर उपसर्ग के उदाहरण मिलते हैं। पहला जो शब्द होगा वो कोई ना कोई उपसर्ग होता है। जैसे कहा जाए, उदाहरण है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, कहा जाए प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो यहाँ देख रहे हैं पहला शब्द जो है प्रति उपसर्ग है। ये उपसर्ग जितने होते हैं सब अव्यय होते हैं। अव्यय का अर्थ होता है जो तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में, इसमें तो दोस्तों हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, तो दोनों लिंगों में, तीनों वचनों में और विभक्तियों में जो समान होते हैं, या कह सकते हैं जिनका रूप नहीं बदलता, उससे हम अव्यय कहते हैं। तो ये प्रति शब्द आपका अव्यय है, मतलब उपसर्ग है। ये दिन आपका संज्ञा है। पहला उपसर्ग होगा, दूसरा, या पहला अव्यय है, दूसरा आपका संज्ञा है, तो कौन समास हो गया, अव्ययीभाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रत्येक हो गया। यहाँ पे देखिए प्रति शब्द भी अव्यय है, ठीक, प्रत्येक दिन हो जाएगा, प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रत्येक दिन, यहाँ प्रत्येक हो जाएगा, प्रत्येक दिन, ठीक है। फिर कहा जाए कि यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा शब्द भी आपका अव्यय शब्द है, यथा शब्द भी अव्यय शब्द है, और ये आपका शक्ति संज्ञा शब्द है। तो जहाँ अव्यय और संज्ञा मिलेंगे वहां पे अव्ययीभाव समास हो जाता है। तो पहला शब्द इसमें दोस्तों आपके उपसर्ग मिलेंगे, अव्यय मिलेंगे, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास होता है। आगे आपको विस्तृत का अध्ययन किया जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट जानिए कि अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, दोनों पद मिलकर के अव्यय हो जाते हैं। इसके बाद तत्पुरुष समास जो होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास में न पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कह सकते हैं जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो वहां तत्पुरुष समास होता है, ठीक है दोस्तों। आगे आपको बताया जाएगा कि तत्पुरुष समास के, इस तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद आगे बताए जाएंगे, लेकिन ऐसे मुख्य रूप से इसके 2 भेद हैं। एक कर्मधारय समास है, दूसरा आपका द्विगु समास है। दोस्तों तत्पुरुष समास में 6 भेद हैं, द्वितीय से लेके सप्तमी तक। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, और संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास,
संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। इस प्रकार तत्पुरुष समास के 6 भेद उस तरह हैं, इसके अंदर जब पढ़ेंगे। लेकिन तत्पुरुष समास के मुख्य रूप 2 बताए गए, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्म माने कर्म को, धारय माने धारण करने वाला, जो किसी के कर्म को, भाव को धारण करने वाला हो, वहां पे कर्मधारय समास होता है। यहाँ पे विशेषण विशेष होता है, विशेष विशेषण समास होता है, आगे आपको अध्ययन कराया जाएगा। बस यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कहा जाए कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प हो जाए। और यहाँ पे देखिए पहला आपका विशेषण है, या कहा जाए काला घोड़ा, या कहा जाए महात्मा। ठीक है, यहाँ कृष्ण माने काला, सर्प माने सांप, काला सर्प, यहाँ पे कृष्ण माने काला हो गया, सर्प हो गया। और जहाँ पे काला सांप, या कह सकते हैं सर्प का विशेषण कृष्ण है, काला है, तो जहाँ विशेषण विशेष होता है वहाँ पे कर्मधारय समास होते हैं। यहाँ पे महान आत्मा, महात्मा कहते हैं, कर्मधारय समास। और कहा जाए घनश्याम, घनश्याम किसे कहते हैं दोस्तों? कृष्ण को कहते हैं। यहाँ पे तुलना किया गया है, घनश्याम, बादल के समान सांवले। एक कहानी दोस्तों बता दें, कहानी बता दें ऐसे कि एक बार कृष्ण भगवान जो राधा से मिलने गए, तो आपको पता है उन जमाने में मोबाइल थी नहीं, तो जा करके ऐसे कुंडी खटखटा रहे हैं, राधा राधा। तो राधा बोली कौन? तो बोले घनश्याम। तो राधा बोले, राधा समझ नहीं पाए क्यों, घनश्याम 2 होते हैं, एक बादल होते हैं, एक कृष्ण भगवान होते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो बोले, वो बोले कृष्ण भगवान बोले कि घनश्याम। तो राधा बोली घनश्याम तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ बरसो। तो बोले नहीं जी, वो वाले घनश्याम नहीं, बादल नहीं हूं मैं, घनश्याम हूं, तुम्हारा श्याम हूं, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल था, ऐसे आपको थोड़ा से देखिए, आगे देखिएगा। ये आपका हो गया पहला विशेषण विशेष, विशेषण विशेष, विशेषण विशेष। यहाँ कह सकते हैं, यहाँ तुलना किया गया उपमान रूप में, ठीक है। यहाँ देगु समास क्या होता है? देगु, 2 गाय, दिव्यगु माने 2 गाय। देगु समास में खुद देगु समास है। जिस समास में पहला पद संख्या हो, दूसरा पद संज्ञा हो, वहां पे देगु समास होता है। यहाँ पे दोस्तों पहला पद आपका संख्या आ जाएगा, जैसे पंचवटी, जैसे चौराहा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मैं आपको उस पर समझा रहा हूँ। आगे जो दोस्तों आपके पूरे एक एक करके समास पढ़ाए जाएंगे, तो पूरा आपको वीडियो में पूरे उदाहरण आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर समझाना कंसेप्ट के, पहला शब्द आपका व्यय हो गए, संज्ञा होगा, मतलब पहला पद आपका संख्यावाची होगा। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वहां पे द्विगु समास होता है, जैसे पंच 5, चौराहा 4। तो पहला पद यहाँ पे संख्यावाची है। लेकिन कब तक आपका जो है संख्यावाची जो सब जो है द्विगु समास होगा, जब तक किसी तीसरे का विशेषण या कह सकते किसी तीसरे का बोध है नहीं कराएगा। जिससे भी दशानन को देख, दशानन पहला शब्द संख्यावाची है, लेकिन दशानन किसे कहते हैं? रावण को कहते हैं। तो जो किसी तीसरे का बोध करा देंगे तो वहां पे आपका जो है द्विगु समास नहीं होगा। अगला देखते हैं द्वंद्व समास। तो दोस्तों द्वंद्व का मतलब होता है द्वंद्व, मतलब दोनों का समान प्रधानत्व हो। जिस समास में पहला पद दूसरा पद एक समान प्रधानत्व रखते हैं, वहां पे द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता। कुछ लोग दोस्तों कहते हैं कि जिन समास में जो है योजक चिन्ह लगे हों वहां पे द्वंद्व समास होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे शब्द हैं
जहां पे योजक चिन्ह नहीं लगे हुए हैं फिर भी द्वंद्व समास है। दोस्तों खांसी आ रही है, इसके लिए सॉरी। इसे कहा जाए माता पिता, दिन रात। एक तो योजक चिन्ह वाले हो गए, या कह सकते हैं जिस समास में विलोम शब्द आए, माता पिता दिन रात, वो होते हैं। योजक चिन्ह आए वो होते हैं द्वंद्व समास। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ना तो विलोम ही होते हैं ना ही योजक चिन्ह ही लगे रहते हैं, फिर भी वहां पे द्वंद्व समास होता है। जैसे देखिए देवासुर कहा जाए, देवासुर में आपको दिख रहा है योजक चिन्ह है लेकिन फिर भी द्वंद्व समास है। यहाँ पे संधि हो गया है, देव धन असुर देवासुर, देव और असुर। जहां पर और का साउंड होता है समास विग्रह में, वहां पे आपका क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। इसके बाद लास्ट आपका छठवां है बहुब्रीहि समास। दोस्तों जिस समास में पहला पद दूसरा पद प्रधान ना होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहां पे दोस्तों होता है बहुब्रीहि समास। जैसे कहा जाए, एग्जाम्पल दिया जाए, दशानन, ठीक, और पीताम्बर, पीताम्बर, लंबोदर, हमने कहा दोस्तों कि जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पे दशानन है, देखिए 10 आनन हो जिसके, 10 मुख हो जिसके कह सकते हैं, तो रावण के पास 10 मुख थे इसलिए रावण को दशानन कहा जाता है। तो पहला पद दूसरा पद मिल करके अन्य पद प्रधान हो जा रहे हैं, कह सकते हैं किसी तीसरे का बोध कराते हैं। पीताम्बर माने कौन होता है दोस्तों, पीताम्बर शब्द में बहुब्रीहि समास भी होता है, कर्मधारय भी होता है। पीला वस्त्र हो जिसका होगा तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, और पीला वस्त्र होगा तो कर्मधारय समास होगा। ठीक है दोस्तों, विकल्प को ध्यान दीजिएगा। यदि विकल्प में कर्मधारय हो, बहुब्रीहि हो तो बहुब्रीहि को आप टिक करिएगा। यहाँ लंबोदर, लंबा उदर हो जिसके अर्थ है श्री गणेश। तो जिस समास में पहला पद दूसरा पद प्रधान ना होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है तो वहां पे दोस्तों बहुब्रीहि समास होता है। इसके बाद एक भेद हम आज इसमें पढ़ ले रहे हैं, अव्यय भाव समास को इसमें हम पढ़ ले रहे हैं, उसके एग्जाम्पल को हम देख ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए अव्यय भाव समास, पहला ये समास है, पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है, तो आप क्या बताएंगे, अव्यय भाव समास बताएंगे। अव्यय भाव समास में पहला पद आपका प्रधान होता है। तो ये देखिए समस्त पद है जिसे समासिक पद भी कहते हैं, इधर विग्रह पद भी कहते हैं। विग्रह पद इसलिए आपको करना है कि आपको समास अच्छे समझ में आ जाएगा, उसके अर्थ को आप समझ पाएंगे तभी जब आप समास विग्रह को करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों एक एग्जाम्पल दिया गया है प्रतिदिन, प्रतिदिन दिया गया है। जैसा कि मैं आपसे पहले बता दिया हूं कि जब उपसर्ग आए, उपसर्ग जैसे क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग 22 हैं। संस्कृत के उपसर्गों का हिंदी में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे अति, अनु, अति, अनु, प्रति, ठीक, आदि। बहुत सारे उपसर्ग हैं, लेकिन यहाँ पे दो दे दूं कि जैसे दो एग्जाम्पल आ रहे हैं कुछ उससे संबंधित दे रहा हूं। उपसर्ग क्या होते हैं, किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पहले लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे लग गया, दिन के सामने प्रति लग गया तो प्रतिदिन हो गया, दिन माने दिन, प्रतिदिन माने प्रत्येक दिन। तो पहले लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। हर जगह उपसर्ग नहीं लगा हुआ है,
प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यहाँ देखिए दोस्तों, पहला शब्द आपका अव्यय शब्द है, उपसर्ग शब्द है। प्रतिदिन बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बार बार पूछे जाते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार, मतलब जितनी शक्ति है उतना काम करेंगे तो शक्ति के अनुसार होगा, और शक्ति से अधिक काम करेंगे तो शक्ति के अनुसार नहीं होगा। जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं इधर कम, जब परीक्षा की डेट आ जाती है तो खूब दबा के पढ़ने लगते हैं, मतलब 5-5 10-10 घंटा 12 घंटा पढ़ने लगते हैं। यदि आपको पहले से पढ़ने का देना हो तो परीक्षा के टाइम लगातार कई दिन तक पढ़ दें 6-7 घंटे, अगर नहीं पहले पढ़े हैं तो तबियत आपकी खराब हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों पहले से पढ़ाई खूब दबा के करिए, खूब 7-8 घंटा करिए, जितना अधिक हो सके उतना करिए। दोहरा तेहरा डालेंगे, आपको हैबिट रहेगी तो अच्छे से आपको तैयारी हो जाएगी। हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथों में। जिसे कहा जाए कि हम कुछ सामान ले जा रहे हैं, वह दूसरे के हाथ मैंने पकड़ा दिया, तो हाथों हाथ हो गया, जल्दी पहुंच गया। यथा विधि, यथा माने जैसा होता है या अनुसार होता है, यथा विधि विधि के अनुसार, मतलब नियम के अनुसार। विधि माने नियम होता है, यथा विधि माने नियम के अनुसार या विधि के अनुसार। जो नियम है यदि उनके अनुसार, जैसे हमारे भारतीय संविधान है, जो नियम बनाए गए हैं यदि उनके अनुकूल हम चलेंगे तो विधि के अनुकूल होगा, ये विधि के अनुसार होगा। थोड़ा सा प्रतिकूल जाएंगे तो विधि के अनुसार नहीं होगा। भर पेट, भर पेट, पेट भर कर। भर पेट माने भरपेट खाना खा लिए तो हो गया भर पेट। आजन्म, यहाँ देखिए उपसर्ग लगा हुआ, जन्म से लेकर, आजन्म माने जन्म से लेकर। प्रत्यक्ष अक्ष के प्रति, आंखों के सामने, जो प्रत्यक्ष होता है आंखों के सामने होता है, तो अक्ष के प्रति या सामने। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। कभी कभी पापा नहीं फोन करते हैं, हम गए हैं मार्केट घूमने, फोन यथा शीघ्र चले आओ, तुरंत चले आओ, यथा शीघ्र। यथा शीघ्र माने जितना शीघ्र हो सके। प्रति उपसर्ग है, प्रतिकूल इच्छा के विरुद्ध। यदि आपके इच्छा के अनुसार होगा तो अनुकूल होगा, इच्छा के विरुद्ध होगा तो प्रतिकूल होगा। यथा माने अनुसार होगा, तो क्रम के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार। प्रत्येक, प्रत्येक दिन, या कह सकते हैं एक एक प्रति, एक एक के प्रति, मतलब किसी को नहीं छोड़ना है, प्रत्येक पाठ को पढ़ जाना है, कोई पाठ को छोड़ना नहीं है, प्रत्येक। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, कि जितने एग्जाम्पल में विभव समास से लिखा हूँ, प्रतिदिन, यथाशक्ति, हाथों हाथ, यथा विधि, भर पेट, आजन्म, प्रत्यक्ष, यथाशीघ्र, प्रतिकूल, यथाक्रम, प्रत्येक। दोस्तों कुछ शब्द में आप, लेकिन सब में अव्यय लगे हुए हैं, लेकिन कुछ आपके उपसर्ग हैं, कुछ उपसर्ग नहीं है, लेकिन हैं तो अव्यय ही सब। तो जिस समास में पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद आपका संज्ञा होता है, वहां पे अव्ययभाव समास होता है। दोस्तों मुझे आशा है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको जो समास है यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आप पे कोई एक बात करना चाहता हूँ, यदि आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट किया करिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कमेंट पढ़ कर। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, जो भी कमेंट करते हैं उन कमेंट में अच्छे से पढ़ता हूँ दोस्तों। तो वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करिए और लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो देखते समय। और जो मित्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।